नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है और इस विशेष वीडियो चर्चा में आपका स्वागत है। असल में भारत में एआई समिट 2026 की चर्चा खूब हो रही है। 3 कारण हैं जिसके लिए चर्चा हो रही है। पहला कारण तो ये है कि भारत ने दुनिया को बताया है कि उसके पास भी एआई का फाउंडेशनल मॉडल बनाने की क्षमता है और सर्वम एआई के रूप में पूरी दुनिया को चौंकाया है कि हम भी एआई का फाउंडेशनल मॉडल बना सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि भारत सिर्फ फॉलोअर नहीं है बल्कि इनोवेटर देश भी है। और अगर वह डेटा के लिए जाना जाता है, अगर वह डेटा सेंटर के लिए दुनिया में जाना जाएगा, तो वह इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि भारत के पास उसका अपना सॉवरेन एआई मॉडल मौजूद है। दूसरी प्रमुख चर्चा गलगोटिया विश्वविद्यालय की वजह से हुई, जिसकी वजह से हमें शर्म भी झेलनी पड़ी कि किस तरीके से गलगोटिया विश्वविद्यालय ने ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को अपने कुछ प्रयासों की वजह से कितना बदनाम कर दिया। और तीसरी चर्चा देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन की वजह से हुई, जो समिट के बीतते बीतते काफी चर्चा का कारण बन गई। लेकिन हमारी बातचीत इन तीनों विषयों पर नहीं है। ना तो मैं आपको भारत के अपने सॉवरेन एआई मॉडल पे समझाने जा रहा हूं और ना ही इन दोनों विवादों पर मेरी कोई चर्चा करने की इच्छा है। मेरी बातचीत इस बात पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भारत के उपभोक्ता के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के लोगों के व्यवहार को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावित कर रहा है, वो किस तरीके से हमारे और आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करके हमारे व्यवहार में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। असल में इस पूरे परिवर्तन को अगर आपको एक लाइन में समझना हो तो बहुत चर्चित इतिहासकार हैं युवाल नोआ हरारी, उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मनुष्यों ने अपने इस पूरे इतिहास में पहली बार कोई एक ऐसी नई तकनीक या मशीन बनाई है जो खुद को समय के साथ और बेहतर कर सकती है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो समय के साथ खुद को और बेहतर करती रहेगी। और यही जब हम कह रहे हैं कि एक तकनीक की खुद को ही खुद से बेहतर कर लेगी, तो हम इतिहास के एक बहुत बड़े परिवर्तन को, इतिहास के एक बहुत बड़े क्रांति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब एआई समिट की चर्चा हो रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि 2 विषयों की चर्चा थी। पहला बाजार, दूसरा उपभोक्ता। और जब मैं बाजार और उपभोक्ता कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो दुनिया के तमाम एआई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, एंथ्रोपिक का क्लॉड है, कि इनके उपभोक्ता, मैं उपभोक्ता का एक बहुत बड़ा कैनवस पे चर्चा करना चाहता हूं। और वो कैनवस ये है कि किस तरीके से एआई के इस्तेमाल से एक बड़े उपभोक्ता वर्ग को प्रभावित किया जा रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव लाया जा रहा है और बाजार में उसकी खरीदारी को तय किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम उपभोक्ता के एक बड़े कैनवस में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलाव आ रहा है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और इतिहास में हमें 2 बहुत बड़ी क्रांतियां दिखाई पड़ती हैं। एक है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और दूसरी है डिजिटल क्रांति, डिजिटल रिवॉल्यूशन। जब औद्योगिक क्रांति की हम बात करते हैं तो हमें जो एक बात समझ में आती है वो ये आती है कि औद्योगिक क्रांति ने काम करने के तरीके को बदल दिया। जब मशीनरी लाई गई, जब उत्पादन प्रोडक्शन के लिए हमने नई नई मशीनें लगाई, हमने स्टीम इंजन बनाया, स्टीम इंजन से निकलकर हमने बहुत सारी ऐसे मशीनें बनाई जिससे हमने उत्पादन के पूरे तरीके को बदला। तो इस उत्पादन के तरीके को बदलने के दौरान हमने श्रम के तरीके को भी बदल दिया और एक बड़ा लेबर रीस्ट्रक्चर हमने जो है इकोनॉमी में देखा। और जो लोग पहले खेतों में काम करते थे या कहीं लोकल स्तर पर कुछ काम किया करते थे, हाथों से काम करते थे, वो फैक्ट्रियों की तरफ गए और जब वो फैक्ट्री में काम करने लगे तो हमने एक नई इकोनॉमी को बनते देखा। इसी तरीके से डिजिटल रिवॉल्यूशन ने सूचनाओं के इस दौर को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले हमें सूचनाओं के लिए अखबारों पर, पुस्तकों पर, मैगजीन पर और तमाम ऐसे पब्लिश डेटा सोर्सेज पर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता था। लेकिन सूचना क्रांति ने सूचना के आदान प्रदान, उसके सृजन, उसके प्रसार और उसके उपभोग को इस तरीके से बदला कि आज सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से में हम चाहें तो दुनिया के किसी कोने से कोई सूचना, कोई संदेश दुनिया के किसी दूसरे कोने पर आराम से भेज सकते हैं। और अब दुनिया तीसरी क्रांति के दौर में प्रवेश कर रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति कह रहे हैं। ये तीसरी क्रांति क्यों है, अगर इसको हमको समझना है तो हमें ये समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कोई तकनीक नहीं है,
डेटा पे चलने वाली कोई प्रणाली नहीं है, बल्कि एक मनुष्य के पूरे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली है। यानी कि निर्णय लेने की जो पूरी प्रक्रिया है आपकी, उसको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर रहा है। आप खुद से देख रहे होंगे कि अब आप अपने सवालों का जवाब चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड जैसे तमाम प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं और उसके द्वारा बताए गए जवाब के हिसाब से आपके अब निर्णय होते जा रहे हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की अब वो क्रांति है जो मनुष्यों के निर्णय लेने की जो प्रकृति है, जो उसकी प्रवृत्ति है, उसको पुनर्परिभाषित कर रही है और इसलिए यह अपने आप में एक अनोखी क्रांति है। अब हम समझते हैं कि एआई कैसे हमारे और आपके व्यवहार को बदल रहा है, हमारे और आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, जिससे हम बाजार में एक अजीब किस्म के कंफ्यूजन में है, एक अजीब किस्म के पैराडॉक्स में है कि ये निर्णय मैंने लिया या किसी एल्गोरिदम ने मुझे लेने के लिए मजबूर किया। सबसे पहली चीज ये समझिए कि एआई एक डेटा ड्रिवन तकनीक है जिसपे बहुत बड़े डेटा पूल पर ट्रेन किया गया है और वो उस हिसाब से काम कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ ये तय नहीं कर रहा है कि वर्तमान में आप क्या खरीद रहे हैं, वर्तमान में आपने किस तरीके से भुगतान किया, बल्कि यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि भविष्य में आपकी क्या जरूरतें रहने वाली हैं, भविष्य में आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आप क्या खरीदने वाले हैं, बाजार में आपका व्यवहार कैसा रहने वाला है, बाजार में आप क्या भुगतान करने वाले हैं। यानी कि बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम के दम पर, जिस हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के दौर में हैं, जहां डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल करके मसलन हमारी सर्च हिस्ट्री, हम किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे किस तरीके से उपलब्ध हैं, हमारी गतिविधि क्या है, भुगतान के कौन से ऑनलाइन माध्यमों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम डेटा का अध्ययन करके एआई अब ये प्रिडिक्ट करने लगा है कि हमको क्या खरीदना चाहिए। और यहीं पे ये सिद्धांत निकल कर आता है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपभोक्ता के व्यवहार को मार्केट में बदलकर उसे मजबूर कर देता है कि आपको ये खरीदना ही होगा। असल में अगर आपको ये पूरी प्रक्रिया समझनी है तो आपको अर्थशास्त्र के नजिंग सिद्धांत को समझना चाहिए। रिचर्ड थेलर, जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, उन्हें नजिंग के ही सिद्धांत के लिए मिला था और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कोई भी उपभोक्ता, कोई भी मनुष्य जो निर्णय ले रहा है खरीदारी के संदर्भ में या किसी भी निर्णय या किसी के संदर्भ में, वह बिल्कुल तर्कसंगत यानी कि रेशनल डिसीजन नहीं ले रहा है, बल्कि वह किसी संदर्भ, किसी भावना या किसी सामाजिक संकेतों के आधार पर कोई निर्णय ले रहा होता है। यही नजिंग का सिद्धांत है। नजिंग का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मैं विकल्पों को इस तरीके से बदल दूं कि मैं विकल्पों के तरीके को बदलकर उपभोक्ता को निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता हूं। उदाहरण के लिए किसी रेस्टोरेंट में अगर 3 पंक्तियों में खाना रखा जाए और पहली 2 पंक्तियों में अगर हेल्दी फूड्स, ग्रीन सैलेड, ग्रीन फूड्स, ये सारी चीजें रखी जाए और तीसरी यानी आखिरी पंक्ति में अगर जो है जंक फूड रखा जाए, तो जो उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं का एक बड़ा समूह खासकर ग्रीन सैलेड और हेल्दी फूड्स की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नजिंग हो जाती है। जब हम देखते हैं कि 3 में से 2 विकल्प हमारे सामने हेल्दी फूड्स के हैं, तो हमारा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो इस तरीके से काम करती है। यही नजिंग का सिद्धांत होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसी नजिंग के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इसलिए वो हमारा और आपका उपभोक्ता व्यवहार बदलने में कामयाब हो जा रहा है, क्योंकि वह खुद बाजार में जो विकल्प हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं खरीदने के लिए, उनकी नजिंग इस तरीके से कर दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए और जूता मान लीजिए आपको खरीदना है। आपने सर्च किया कि फॉर्मल शूज मुझे लेना है, आपने तमाम विकल्प देखे। कुछ समय बाद आप महसूस करते हैं कि आपको 3 विकल्प दिखाए जाते हैं। पहला, 2 बचे हुए हैं, दूसरा 5,000 लोगों ने खरीदा और तीसरा आपके लिए 40% का स्पेशल डिस्काउंट। पहला 2 बचे हुए हैं, यह बताता है कि कमी का डर दिखाओ, अपने उपभोक्ता को बताओ कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी स्कैरसिटी इफेक्ट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नज करने का प्रयास करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 5,000 लोगों ने खरीदा है, 10,000 लोगों ने खरीदा है, ये सोशल प्रूफ का काम है। यानी कि भीड़ का अनुसरण करिए, क्योंकि आपके अगल बगल के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको उस समाज का हिस्सा बनना है तो आपको ये खरीदना चाहिए। और तीसरा कि 40% डिस्काउंट आपके लिए है, यानी कि छूट का आकर्षण सिर्फ आपके लिए वो किया जा रहा है ताकि आप बाजार में इसको खरीद सकें। और इस तरीके से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे व्यवहार को बाजार में बदलता है। अब यहीं पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठा लेते हैं कि फिर ये क्या है? क्या हम एक उपभोक्ता के रूप में सशक्त हो रहे हैं, या एक उपभोक्ता के रूप में हमारे ऊपर अब इन मशीनों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, एल्गोरिदम का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है? अगर सकारात्मक पक्ष देखें तो वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमें एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस का अवसर मिल रहा है। हमारी जो ज़रूरत है उसे बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है और हमें जो सच में चाहिए वो हमें मिल जा रहा है। लेकिन जब हम इसके ठीक विपरीत जाते हैं तो जो पहला खतरा मैं देख पा रहा हूँ वो है फिल्टर बबल का। फिल्टर बबल कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट है और उसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो एल्गोरिदम और डेटा एनालिसिस पीछे हमारे चल रही है बैकग्राउंड में, वो हमें सिर्फ वही दिखाने पर मजबूर कर रही है जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट के हिसाब से आ रहा है। यानी हमारे दृष्टिकोण को बिल्कुल एक जगह सेंटर किया जा रहा है, हम अन्य विकल्पों की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। और एक उपभोक्ता के रूप में जो हम सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हैं वो ये है कि हमें वही विकल्प दिखाए जा रहे हैं जो विकल्प हमारे पास्ट परचेजिंग बिहेवियर, पास्ट डिजिटल बिहेवियर से निकलकर सामने आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, हम डेटा की गोपनीयता को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और ये बहुत पहले, अभी इसी महीने की फरवरी की घटना है। और जस्टिस सूर्यकांत जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप इंडिया के हेड से पूछा कि मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जब मैं व्हाट्सएप पर अपने डॉक्टर से दवाओं के संदर्भ में चर्चा करता हूँ, उसके बाद अगर मैं वेब पे जाता हूँ तो मुझे अचानक से ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों के विज्ञापन दिखाई पड़ने लगते हैं। क्या आप हमें पढ़ पा रहे हैं? क्या सच में हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि डेटा की गोपनीयता को लेकर भी खतरा है। तो एआई का एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से डर, भीड़ और आकर्षण, इन सारी चीज़ों के कॉकटेल के साथ एआई हमारे उपभोक्ता व्यवहार को खासकर ऑनलाइन बाजार में प्रभावित कर रहा है। यानी कि अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम एक हिडन सेल्समैन के हाथों में हैं और एक ऐसा सेल्समैन जो सेकंड के पता नहीं कौन से हिस्से में अपना व्यवहार हमारे हिसाब से बदलने को तैयार है। और वह सिर्फ व्यवहार नहीं बदल रहा है, वह अपने व्यवहार को बदलकर हमारे व्यवहार को भी बाजार में बदल रहा है। सुसाना जुबाफ की एक किताब है द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म, और वो इस किताब में इस बात को बहुत प्रमुखता से जो है इस किताब में इस बात को लिखा गया है कि किस तरीके से उपभोक्ता का व्यवहार, जो कस्टमर का बिहेवियर है, वही बाजार में एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियन मार्केट बन चुका है। हम जो कुछ भी ऑनलाइन बाजार में कर रहे हैं वो असल में अपने आप में एक बाजार है और इसी को वो द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म कहते हैं। यानी कि हमें लग तो रहा है कि बाजार में हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे किसी एल्गोरिदम का भी हाथ हो सकता है जो हमें यह निर्णय लेने पर मजबूर कर रहा है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अब पांचवी बात जो मेरे इस पूरे आज के वीडियो विमर्श का केंद्र है कि भारत ही क्यों भारत पे ही सबकी नज़र है। क्यों सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी ओपन एआई के फाउंडर हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर अस। क्यों दुनिया कह रही है कि दुनिया की एआई क्रांति भारत से होकर गुजरेगी। क्यों गूगल $15 बिलियन के निवेश की बात कर रहा है। क्यों दुनिया की सारी बड़ी टेक कंपनियां भारत की तरफ ही देख रही हैं। इसका जवाब है भारतीय उपभोक्ता। और भारतीय उपभोक्ता सिर्फ विशाल आबादी की बात नहीं हो रही है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। हमारे पास एक डाइवर्स कंज्यूमर मार्केट है, एक डिजिटल कंज्यूमर मार्केट है। एक ऐसा देश जहां 2027 की शुरुआत तक 100 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर होंगे। एक ऐसा देश जहां यूपीआई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया में कोई देश हमारी बराबरी करने की स्थिति में आज नहीं है। यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेटा, डेमोक्रेसी, सब कुछ भारत के पक्ष में है। और डाइवर्सिटी, जब मैं डाइवर्सिटी कहता हूं तो इस बात को समझिए कि क्या दुनिया के किसी और देश में कोई एआई मॉडल ट्रेंड हो सकता है क्या इस तरीके से जिस तरीके से भारत में हो सकता है? क्या भारत जैसी विविध भाषाएं किसी देश में हैं? क्या भारत जैसी विविध संस्कृतियां किसी देश में हैं? आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ देशों में जो शादियां होती हैं उन शादियों में कहीं एक रूपता नहीं है। उत्तर भारत
की ही शादियों में अंतर है। दक्षिण भारत में शादियों का तरीका अलग है, यानी कि उपभोक्ता की खरीदारी का व्यवहार भी अलग है। वो क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कब खरीदेगा। इसलिए इस तरीके के डाइवर्स कंज्यूमर मार्केट में, इस तरीके के डाइवर्स कंज्यूमर डेटा के लिए कंपनियां भारत को देख रही हैं और यही कारण है कि दुनिया की सारी बड़ी वैश्विक एआई कंपनियां भारत में अपने प्रीमियम बेसिक मॉडल को फ्री में उपलब्ध करा रही हैं, ताकि वह अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को इवॉल्व कर सकें और इस तरीके के डाइवर्स डेटा पर ट्रेंड करके एक प्रिसीजन प्रिडिक्शन, प्रिसीजन आउटपुट की तरफ बढ़ सकें। एक चीज और याद रखिए कि भारत में 3 तरह के बाजार हैं। पहला, उच्च आय वर्ग का बाजार, यानी कि अमेरिका जैसे देश को समाहित करता है भारत, जहां सारे प्रीमियम प्रोडक्ट बिक सकते हैं, सारी प्रीमियम गाड़ियां बिक सकती हैं, सारे प्रीमियम तरीके के उपभोग का एक बहुत बड़ा बाजार तैयार है। दूसरा, मध्यम वर्ग का बाजार, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन जो हमारे देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, इन सब को रिप्रेजेंट करने वाला एक बड़ा मध्यम वर्ग का बाजार उपलब्ध है। और तीसरा, निम्न आय वर्ग का बाजार, यानी कि मूल्यों के प्रति संवेदनशील बाजार, यानी कि दुनिया का पूरा बाजार भारत में उपलब्ध है। और इसलिए भारत का उपभोक्ता इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का केंद्र बना हुआ है और इसलिए हमें इस पर बात करनी चाहिए कि भारत के उपभोक्ता को लेकर हमें किस तरीके से संवेदनशील होना है, उसके बतौर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है, उसके डेटा और निजता की रक्षा कैसे करनी है। तो मेरा बहुत साधारणता सुझाव है कि एक 24/7/365 डेज, यानी कि एक ऐसी समिति बनाइए जो हर दिन, हर घंटे और पूरे साल काम करती रहे और जो भारत के डेटा सुरक्षा कानून है, जो हमारे डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उनको हर समय के साथ, हर एआई में आ रहे बदलाव के साथ उनको बेहतर किया जा सके। एक उदाहरण के रूप में, पहले ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता था, तो फोन करके हमें डराकर ओटीपी मांग लिया जाता था। अब आपके व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ आता है जिसमें लिखा रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस मंथ। आप पीडीएफ ओपन करते हैं और आप हैक हो चुके होते हैं, यानी कि तरीका बदल गया है। तो साइबर सिक्योरिटी भी बदली होगी, इसी तरीके से साइबर कानून भी बदल रहा होगा। तो हमें भी एआई में जो इवोल्यूशन की बात, जो युवल हुआ हरारी का मैंने जिक्र किया कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो खुद को बेहतर करेगी, अगर हमको इसके साथ रहना है, इसके बदलावों के साथ भारत को चलना है, तो भारत को अपने डिजिटल सुरक्षा कानूनों में समय के साथ लगातार बदलाव करते रहना होगा। और तब जाकर जिस रिस्पॉन्सिबल एआई की हम बात कर रहे हैं, जिस इथिकल एआई की हम बात कर रहे हैं, जिस मानव एआई की हम बात कर रहे हैं, भारत सही मायनों में हासिल कर पाएगा। तो कुल मिलाजुलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस वीडियो विमर्श के जरिए मेरा केंद्र बिंदु यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने फायदे हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ सच में गंभीर खतरे हैं और इन सब के बीच भारत के नियामक को बहुत मजबूत और बहुत सुदृढ़ होने की ज़रूरत है, ताकि हमारा उपभोक्ता किसी भी तरीके से इस पैराडॉक्स में न रहे कि उसने निर्णय लिया कि उसे निर्णय लेने पर मजबूर किया गया। नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही किसी विषय पर मैं फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।